पहलगाम आतंकी हमले से पूरा देश इस वक्त उबला हुआ है, उबाल मार रहा है, उसका गुस्सा हाई है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह भी भयंकर गुस्से में, और यह गुस्सा इस बार पाकिस्तान और उसके पाले हुए आतंकियों को बहुत भारी पड़ने वाला है। पाकिस्तान को इन आंसुओं की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह आंसू नौसेना अधिकारी विनय नरवाल की पत्नी के हैं, जो अपने पति के शव से लिपट कर रो रही। ये तस्वीरें आज पूरे देश का कलेजा चीर रही हैं और पाकिस्तान से बदले की मांग उठ रही है। पूरे देश में अब यही चर्चा चल रही है कि उरी हमले में सर्जिकल स्ट्राइक से जवाब दिया गया, पुलवामा हमले के बाद एयर स्ट्राइक से जवाब दिया गया, और अब प्रधानमंत्री मोदी कौन सा बड़ा एक्शन लेने वाले हैं? पीएम मोदी के दिमाग में क्या चल रहा है? कल से आज तक पीएम मोदी और अमित शाह के कई ऐसे एक्शन हैं जो क्लियर कट मैसेज दे चुके हैं कि पाकिस्तान को हर हाल में ठोका जाएगा। इस बार इस आतंकी हमले को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी की गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि पीएम मोदी अपने सऊदी अरब के दौरे को बीच में ही छोड़कर वापस आ गए। वहां पर स्टेट डिनर हो रहा था, पर प्रधानमंत्री ने स्टेट डिनर कैंसिल कर दिया भाई कि मेरे हलक से खाना नहीं उतरेगा, ऐसे हालात हैं, और तुरंत भारत के लिए रवाना हो गए प्रधानमंत्री। एयरपोर्ट पर उतरते ही पीएम मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ एयरपोर्ट पर बैठक कर ली, घर तक नहीं गए। फिर शाम को पीएम मोदी ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस की बैठक की है। उधर अमित शाह आतंकी हमले के अगले ही दिन पहलगाम में हमले वाली जगह पर चले गए। रक्षा मंत्रालय में भी हाई लेवल मीटिंग हुई है, जिसमें एनएसए और सीडीएस खुद मौजूद रहे, यानी ऊपर से नीचे तक, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक, रक्षा मंत्री तक, बॉस बड़ी बड़ी बैठकें चल रही हैं, दिन भर हाई लेवल मीटिंग्स हुई हैं, और इन बैठकों से यही मैसेज दिया जा रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा एक्शन होना तय है। आतंकियों का कायदे से इलाज होना फाइनल हो चुका है। यह बड़ा एक्शन क्या होने वाला है? क्या पीएम मोदी पाकिस्तान का नक्शा ही बदल देंगे? पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत के पास क्या क्या विकल्प है? पीएम मोदी के एक्शन से कैसे पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है? जहां आतंकी हमला हुआ, वहां अमित शाह ने पहुंचकर क्या किया? कैसे इस घटना से पूरा देश गुस्से में है? पीएम मोदी की वो तस्वीरें जो आपको बताएंगी कि पीएम मोदी के दिमाग में चल क्या रहा है इस वक्त। आतंकी हमले को अंजाम देने वाले आतंकी कौन है? ये सारे सवालों के जवाब आज आपको पाठशाला में दूंगा, और आपको यह भी बताऊंगा कि अगर भारत कोई कार्रवाई करता है और उसके विकल्प क्या क्या हैं, और अगर पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करता है तो भारत क्या जवाब देगा। आज यह भी आपको पाठशाला में बताने वाला हूं। लेकिन बदला तो मोदी लेकर रहेंगे, यह तय हो चुका है, और ऐसा बदला लेंगे कि दुनिया देखेगी। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री तीनों ने कह दिया है कि किसी को छोड़ेंगे नहीं। पीएम पहले ही कह चुके हैं कि आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। गृह मंत्री ने कह दिया है कि किसी को छोड़ेंगे नहीं, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी आज कह दिया कि जोरदार जवाब देंगे, और जो पर्दे के पीछे हैं वो भी नहीं बचेंगे। सीधा मैसेज है कि घर में घुसकर मारेंगे। एक बार रक्षा मंत्री को सुनिए आज उन्होंने कितनी बड़ी बात कही है। अपनाते हुए आतंकवादियों द्वारा किए गए कायरतापूर्ण हमले में हमारे देश ने अनेक निर्दोष नागरिकों को खोया है। घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुले मंच से ऐलान कर रहे हैं कि हम सिर्फ आतंकियों को नहीं ठोकेंगे, उनको ही जवाब नहीं देंगे, बल्कि उनको भी जवाब देंगे जो पर्दे के पीछे से उनको कठपुतली बना के ये सब करवा रहे हैं। घर में घुसकर कैसे मारेंगे, इसका फैसला नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। आज सीसीएस की मीटिंग हुई, और मीटिंग में पीएम मोदी के सामने पूरा प्लान रख दिया गया है बॉस। पूरा प्लान इस 2.5 घंटे की मीटिंग में क्लियर हो चुका है, करना क्या है। आप सीसीएस मीटिंग की तस्वीरें देखिए। एक बड़ी सी टेबल है जिसमें बीच में पीएम मोदी बैठे हैं। इन तस्वीरों में पीएम मोदी मीटिंग में कुछ बताते हुए दिख रहे हैं।
टेबल पर उनके सामने एक फाइल रखी हुई है और ऐसी ही फाइल अमित शाह के सामने भी रखी हुई है। यह मीटिंग सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग है आज के लिहाज से। सीसीएस की मीटिंग में पीएम मोदी के चेहरे के हाव भाव बता रहे थे कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला। आप प्रधानमंत्री का चेहरा देखिए, उनके चेहरे पे गुस्सा साफ दिख रहा है कि भाई ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ये जो हो रहा है। लेकिन इसके पहले भी पीएम मोदी ने क्या कहा, क्या किया, जिससे संकेत गया है कि इस बार पाकिस्तान बचेगा नहीं। उससे पहले आज जो दिन भर हुआ है उसकी एक झलक देखिए। दहशतगर्दाना ये बुज़दिलाना हरकत है। पहले आप चाहिए मस्जिदों में दरवाजे, ये दहशतगर्दाना ये बुज़दिलाना हरकत है। पहले आप बंद करो। ये दहशतगर्दाना ये बुज़दिलाना हरकत है। ये दहशतगर्दाना ये बुज़दिलाना हरकत, ये दहशतगर्दाना ये बुज़दिलाना हरकत है। ये दहशतगर्दाना ये बुज़दिलाना। प्रधानमंत्री मोदी इस घटना को लेकर कितने गंभीर हैं, यह सीसीएस की मीटिंग में उनका हाव भाव बता रहा था। और इसकी एक झलक आज सुबह भी देखने को मिली जब पीएम मोदी का प्लेन दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचा। पीएम मोदी प्लेन से उतरने के बाद अपनी गाड़ी में बैठकर तुरंत पीएम आवास नहीं गए। आप देखिए तस्वीर, गाड़ी लगी हुई थी, प्रधानमंत्री सीढ़ियों से उतरे, गाड़ी का दरवाजा खुलने वाला था क्योंकि अमूमन वो जाते हैं और गाड़ी में बैठते हैं। उन्होंने कहा रुक जाओ अभी। और ऐसा बहुत कम होता है कि पीएम कोई दौरा बीच में छोड़कर लौटे और एयरपोर्ट पर ही मीटिंग कर लें। आप देखिए, उन्होंने कहा कि अभी जरा रुको, मैं आता हूं 1 मिनट। और पीएम मोदी के मन में जो भयंकर बेचैनी है इस घटना को लेकर, आप इस बात से समझ सकते हैं कि उन्होंने वहां गाड़ी में बैठने की बजाय तुरंत जो विदेश सचिव थे, जो एनएसए हैं अजीत डोभाल, उनको कहा कि आइए जरा मीटिंग करें। एस जयशंकर वहीं थे। एयरपोर्ट पे मीटिंग हो गई बॉस। इस देश के इतिहास में शायद ही आपको कोई घटना याद होगी, बीते 10 साल में शायद ही कोई घटना याद होगी कि पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पे मीटिंग कर ली। यह है नरेंद्र मोदी के अंदर बेचैनी इस घटना को लेकर कि पाकिस्तान से हर कीमत पर बदला लेना है, एक सेकंड भी वो बर्बाद नहीं करना चाहते। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दूं, इस वक्त विदेश मंत्रालय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है इसी घटना पर। आपको सीधे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं। In the briefing to the CCS, the cross-border linkages of the terrorist attack were brought out. It was noted that this attack came in the wake of the successful holding of the elections in the Union Territory and its steady progress towards economic growth and development. Recognizing the seriousness of this terrorist attack, the CCS decided upon the following measures. 1. The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. 2. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. 3. Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SAARC visa exemption scheme visas. Any SVAS visas issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled. Any Pakistani national currently in India under SVAS visa has 48 hours to leave India. 4. The defense, military, naval and air advisors in the Pakistani High Commission in New Delhi are declared persona non grata. They have a week to leave India. India will be withdrawing its own defense, navy and air advisors from the Indian High Commission in Islamabad. These posts in the respective High Commissions are deemed annulled. 5 support staff of the service advisors will also be withdrawn from both High Commissions. 5. The overall strength of the High Commissions will be brought down to 30 from the present 55 through further reductions to be effected by
1st May 2025. The CCS reviewed the overall security situation and directed all forces to maintain high vigil. It resolved that the perpetrators of this attack will be brought to justice and their sponsors held to account. As with the recent extradition of Tahawur Rana, India will be unrelenting in the pursuit of those who have committed acts of terror or conspired to make them possible. Thank you very much. Thank you, ladies and gentlemen. With that, we come to the closure of this press briefing. Thank you very much. आपको बता दूं कि सीसीएस में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में बहुत बड़ा फैसला मोदी सरकार का कि पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया गया है। बहुत बड़ी खबर है ये। पाकिस्तान के नागरिकों को कोई वीजा नहीं मिलेगा। अटारी बॉर्डर क्लोज कर दिया गया है। नरेंद्र मोदी सरकार का इस वक्त सबसे बड़ा फैसला, इंडस वाटर ट्रीटी इमीडिएट इफेक्ट से कैंसिल कर दी गई है। यानी पाकिस्तान को बूंद बूंद पानी के लिए तरसा देगा भारत। यह बहुत बड़ा फैसला है। और इसके अलावा आपको यह भी बता दूं कि अटारी बॉर्डर जो है वो क्लोज कर दिया गया है। पाकिस्तान के किसी नागरिक को भारत में आने की इजाजत नहीं। सब खाली करो। भारत में पाकिस्तान का उच्चायोग बंद होगा। यह भी सीसीएस में फैसला ले लिया गया है और सारी सेनाओं को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि जो आतंकी हैं उनका हिसाब किया जाएगा। तो 5 बड़े फैसले जो सीसीएस में लिए गए हैं कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में। नरेंद्र मोदी सरकार इस बार पाकिस्तान को दूसरा मौका देने के मूड में नहीं है बॉस। और इंडस वाटर ट्रीटी का खत्म होना पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि पाकिस्तान के लोग तरस जाएंगे, तड़प जाएंगे। पाकिस्तान में पानी के लिए हाहाकार मच सकता है इस इंडस वाटर ट्रीटी के खत्म होने के साथ ही। तो नरेंद्र मोदी सरकार अब बिल्कुल भी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। सारी बात क्लियर हो चुकी है। 2.5 घंटे की सीसीएस की मीटिंग और नरेंद्र मोदी ने क्लियर कर दिया है कि पाकिस्तान, तुम्हें तुम्हारी औकात याद रहनी चाहिए। इंडस वाटर ट्रीटी खत्म, अटारी बॉर्डर बंद, पाकिस्तान का कोई नागरिक भारत में नहीं घुसेगा। बाहर बैठो, ये वाला हिसाब है। कोई वीजा नहीं। अगर भारत में आए हुए वो वीजा लेकर 48 घंटे में खाली करो, पाकिस्तान वापस जाओ। और भारत में पाकिस्तान का उच्चायोग नहीं रहेगा, कोई अधिकारी नहीं रहेगा। निकलो यहां से सब। ये नरेंद्र मोदी ने क्लियर कर दिया है। उनके चेहरे का गुस्सा पहले ही बता रहा था कि नरेंद्र मोदी इस बार पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। और ये 4 जो चीजें हैं ये तो डिप्लोमेटिक लेवल पर है। अभी सैन्य कार्रवाई बची हुई है, क्योंकि सेनाओं को भी अलर्ट पर रखा गया है। रविकांत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविकांत, बहुत बड़े निर्णय हुए हैं 2.5 घंटे की सीसीएस में। इंडस वाटर ट्रीटी का खत्म होना, पाकिस्तान को कहना कि बोरिया बिस्तरा समेटो और निकलो यहां से, सैन्य जो सेनाएं हैं उनको अलर्ट पर रखना। इस बार नरेंद्र मोदी कतई पाकिस्तान को छोड़ने के मूड में नहीं है। देखिए, इस बार पाकिस्तान को न सिर्फ छोड़ने के मूड में है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और हर लेवल पर पाकिस्तान को तोड़ने की पूरी प्लानिंग की गई है। ये जो पहला स्टेप अभी कुछ ही देर पहले जो एमईए ने अनाउंस किया है, ये डिप्लोमेटिक लेवल पर है। जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है उसको कर्टेल कर दिया गया है। इसके साथ ही इंडस वाटर ट्रीटी को भी यहां पर समाप्त किया गया है। लेकिन दूसरा ऑप्शन अभी कुछ समय लगेगा, जो है सैन्य ऑप्शन, उस पर विचार किया गया है। क्योंकि सीसीएस की बैठक में यह भी बताया गया कि जो तीनों सेनाएं हैं उनको हाई अलर्ट पर रखा गया है। और खुद केंद्रीय गृह मंत्री ने आने के बाद सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को पूरे घटनाक्रम के बारे में ब्रीफ किया। और जो देश का सेंटिमेंट है सुशांत, उस वैसे में देश पूरी तरीके से इस सरकार से ये उम्मीद कर रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी सैन्य कार्रवाई भी ये सरकार करेगी। क्योंकि इनोसेंट लोगों को मारा गया है। जब आप सेना से निपट नहीं पाते हैं तो इस तरीके की कायराना हरकत की जाती
जाती है। और इस तरीके की कायराना हरकतें पहले भी हुई हैं, एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक किया गया, लेकिन इस बार बड़े की उम्मीद की जा रही है सरकार से। अभी जो बिल्कुल रविकांत, ये बहुत बड़ी खबर है। देखिए, नरेंद्र मोदी हमेशा इस बात में विश्वास रखते हैं कि हर तरीके से जवाब दिया जाए। डिप्लोमेटिक लेवल पर क्या होगा यह तो क्लियर हो चुका, पाकिस्तान से सारे संबंध खत्म, यह आज क्लियर हो चुका है। पाकिस्तान को इंडस वाटर ट्रीटी खत्म करके यह मैसेज दे दिया गया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। तुम खून बहाना बंद नहीं करोगे तो हम पानी बहाना बंद कर देंगे और तुम पानी के लिए तरसोगे, यह नरेंद्र मोदी ने क्लियर कर दिया है। लेकिन जो सैन्य कार्रवाई है वो भी होगी। यह मत सोचिए कि यह डिप्लोमेटिक एक्शन हो गया और नरेंद्र मोदी ने काम खत्म कर दिया, नहीं बॉस, ये तो डिप्लोमेटिक लेवल पे जो होना है, सैन्य कार्रवाई भी होके रहेगी। और मोदी के गुस्से से पाकिस्तान इस वक्त घबराया हुआ है, कांप रहा है, डर में है। इसका एक उदाहरण आपको बताता हूं। पाकिस्तान के एक्सपर्ट, वहां की सरकार, सेना को अलर्ट कर रहे हैं कि बॉस, पाकिस्तान भी अपनी तैयारी कर ले। पाकिस्तान के पूर्व डिप्लोमेट हैं अब्दुल बासित, वो कह रहे हैं कि मुझे यकीन है कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी भारतीय हमले को नाकाम करने के लिए इस्लामाबाद हर संभव कदम उठा रहा है। कोई संदेह नहीं है कि इस बार पाकिस्तान की प्रतिक्रिया बहुत कठोर होगी। यानी पाकिस्तान भी यह मानकर बैठा है कि भाई मोदी तो ठोकेंगे ही ठोकेंगे। और पूर्व राजनयिक हैं अब्दुल बासित कह रहे हैं कि भैया तैयारी कर लो, पाकिस्तान के हाथ पांव फूले हुए हैं, वहां के लोग तैयार रहे, यह भी कहा जा रहा है। एक बार रविकांत के पास चलते हैं। रविकांत, और क्या जानकारी मिल रही है सरकार के बड़े फैसलों को लेकर? देखिए सुशांत, इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर यह है कि ये बीजेपी कांग्रेस और पॉलिटिकल मामला नहीं है, इसीलिए सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने का फैसला लिया है। और ऑल पार्टी मीटिंग में सभी पॉलिटिकल पार्टियों को इस बात की जानकारी दी जाएगी कि सरकार किस तरीके का और किस लेवल का कदम उठा रही है, ताकि पूरा भारत जो है वो एकजुट दिखाई दे आतंकवाद के खिलाफ। क्योंकि भारत के नागरिकों को मारा गया है, इसलिए सूत्र ये बता रहे हैं कि बहुत जल्द ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाएगी, जिसमें राजनाथ सिंह को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो सभी पॉलिटिकल पार्टियों से बातचीत करके एक मीटिंग बुलाकर उनको ब्रीफ करें और बताएं कि भारत सरकार का स्टैंड क्या है और किस तरीके का एक्शन जो है। देखिए, एक और बड़ी खबर रविकांत बता रहे हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ी बात, आप देखिए उन पर इतने आरोप लगते हैं कि अरे भाई वो तो किसी को कुछ समझते नहीं। आप देखिए कि इस संकट के समय में, इस बड़े अहम समय में वो न सिर्फ फैसले ले रहे हैं बल्कि विपक्ष को साथ लेकर चल रहे हैं। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक होगी, सरकार ने कह दिया है 24 तारीख, यानी 24 तारीख को सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुला ली है। कल के दिन सारे दलों को बुलाकर सरकार ये क्लियर करेगी कि सरकार का स्टैंड क्या है, सरकार क्या कर रही है, क्यों कर रही है, पाकिस्तान का हाथ कैसे है। अपने देश के जो राजनीतिक दल हैं, जिनमें से कई दल ऐसे हैं जो आज इस डेट में खड़े होकर भयंकर गंदी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनको सिर्फ इसमें बीजेपी और कैसे नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का इस्तीफा मांग ले, ये दिख रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी इस समय भी अपना राजधर्म निभा रहे हैं कि डिप्लोमेटिक लेवल पे काम करो, फोर्सेस के लेवल पे तो काम होगा ही होगा। और देश में जो अपनी डेमोक्रेसी है, जिसमें सारे दलों को साथ लेकर चलना होता है, नरेंद्र मोदी ने कहा है अपने वरिष्ठतम मिनिस्टर को, राजनाथ सिंह को, कि एक काम कीजिए, आप सर्वदलीय बैठक बुलाइए, सबको बुलाइए, सबको बताइए कि पाकिस्तान का हाथ इसमें कैसे है, भारत क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, और सबको एक पेज पे लेके चलिए ताकि भारत का जवाब जाए पाकिस्तान को। ऐसा ना हो कि यह मैसेज चला जाए कि भाई भारत ने कुछ किया और 4 लोग यहां से हो गए, अरे मोदी ने ऐसा नहीं कर दिया, मोदी ने वैसा नहीं कर दिया, क्योंकि उनको तो फर्क पड़ेगा नहीं, उनको तो मोदी को गाली देनी है। तो सरकार अपना स्टैंड क्लियर करके चल रही है, अपनी एक एक चीज। और बहुत बड़ी खबर है सिंधु जल समझौता रद्द करना। इसके लिए भी आपको बताऊंगा कि हिमांशु जुड़ गए। हिमांशु, मैं आपके पास आऊं उससे पहले जरा दर्शकों को बताऊं कि सिंधु जल समझौता रद्द करने से पाकिस्तान पर असर क्या पड़ेगा। सिंधु जल समझौता रोकने से पाकिस्तान पर गंभीर असर पड़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान सिंधु नदी के पानी पर निर्भर है, जो देश की लगभग 80% खेती का स्रोत है। यह समझौता टूटने से पाकिस्तान की कृषि, अर्थव्यवस्था, जल संसाधन और ऊर्जा उत्पादन बुरी तरह से प्रभावित हो सकते हैं। यानी पाकिस्तान बाप बाप करेगा,
पानी पानी के लिए तरसेगा, बूंद बूंद के लिए तरसेगा। नरेंद्र मोदी ने जो आज फैसला लिया है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए, आप पाकिस्तान ने मजबूर कर दिया बॉस। भारत कभी यह काम नहीं करता, क्योंकि यह पानी, इंडस वाटर ट्रीटी का रुकना पाकिस्तान के लोगों को भी प्रभावित करेगा। लेकिन क्या करें भाई, तुम हमारे यहां के लोगों को घुस घुस के मारते रहोगे और हम चुपचाप बैठे रहे कि तुम्हारे यहां की आवाम का सोचे। हम क्या कर सकते हैं? तो पाकिस्तान के खिलाफ नरेंद्र मोदी के 5 शुरुआती बड़े एक्शन। पहला, सिंधु जल समझौता रद्द, पाकिस्तान पानी के लिए तरसेगा। पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा नहीं, बाहर बैठो, यहां आने की जरूरत नहीं। तीसरा, 48 घंटे में पाकिस्तान के नागरिक भारत छोड़ें, भारत में पाकिस्तान का उच्चायुक्त बंद होगा। चौथा और पांचवां एक्शन, अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। यानी हमें अपने देश में पाकिस्तान का ना कोई नागरिक चाहिए, ना उसकी सोच समझ, कुछ नहीं चाहिए भाई। लपेटो अपना सामान, निकलो यहां से वाला हिसाब है। यह नरेंद्र मोदी ने क्लियर कर दिया है। सैन्य हमला होगा नहीं होगा, इसको लेकर भी फैसला बहुत जल्द सामने आएगा, लेकिन सेनाएं अलर्ट पर हैं, यह साफ कर दिया गया है। और साथ ही जो सैन्य कार्रवाई या फिर जो विकल्प है दूसरे, उसमें आतंकियों और उनके जो माई बाप बने बैठे रहते हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा, ये क्लियर है। हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, आपके पास क्या खबर है? देखिए, अभी तक की जानकारी के मुताबिक जो सीसीएस की बैठक हुई थी उसमें बहुत ही कड़े निर्णय लिए गए हैं, खासकर पाकिस्तान से जिस तरीके के भी संबंध अभी तक बचे रहे हैं। हालांकि पिछले सालों की यदि हम बात करें तो पहले जो भी आतंकी हमले हुए थे उसके बाद में पाकिस्तान से बहुत अच्छे संबंध नहीं रहे हैं, क्योंकि भारत की तरफ से हमेशा से यही कहा जाता रहा है कि पहले आतंकवाद को रोका जाए, उसके बाद ही बातचीत हो सकती है। और आतंकवाद पर कहीं ना कहीं लगाम नहीं लगा पा रहा था पाकिस्तान। बहुत सारे डोजियर दिए गए थे अलग अलग आतंकवादियों को लेकर, लेकिन उस पर भी पाकिस्तान ने कुछ नहीं कहा। और विदेशी जमीन पर जाकर, बाहर यूएन में जाकर, अलग अलग कंट्रीज में जाकर पाकिस्तान बार बार कश्मीर का राग अलापता रहा है। उसके चलते अब ये जो हमला हुआ है उसके बाद में कड़े फैसले लिए गए, जैसा कि आपने बताया कि सिंधु जल। ठीक है हिमांशु, आप जो बता रहे हैं ये बहुत अहम है कि सरकार इस वक्त डिप्लोमेटिक लेवल पर क्लियर मैसेज दे चुकी है पाकिस्तान को कि बॉस, इनफ इज इनफ, अब इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं होगा। दुनिया को मैसेज जा चुका है कि भाई ये इसको और नहीं झेल सकते हम, हो गया, इससे ज्यादा नहीं झेल पाएंगे इसको। और तीसरी बड़ी बात, बहुत सारे लोगों के मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि क्या इतना ही होकर रह जाएगा? भाई, इससे पहले जब उरी हुआ, जब पुलवामा हुआ, उसमें सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक होने के पहले भारत ने डिप्लोमेटिक एक्शन ही लिए थे और उसके बाद सैन्य एक्शन हुआ था। तो यह कतई मतलब नहीं है इसका कि सैन्य एक्शन का विकल्प जो है वो खत्म हो गया है। वो भी जरूर होगा, यह मानकर चलिए कि सैन्य एक्शन भी होगा। रविकांत के पास एक बार चलते हैं। रविकांत, रक्षा मंत्री ने तो आज क्लियर कट बोल ही दिया है कि भाई जो आतंकी हैं और जो उनके माई बाप बने बैठे हैं पर्दे के पीछे, दोनों का हिसाब होगा। क्या सैन्य कार्रवाई का विकल्प अभी भी सरकार ने खुला रखा हुआ है और क्या वो भी जल्दी होने की उम्मीद है? देखिए सुशांत, आपके सवाल का जवाब दूं, लेकिन उससे पहले एमईए ने डिटेल जो प्रेस नोट है वो जारी किया है स्टेटमेंट का, और उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो सीसीएस की बैठक के अंदर कही गई है कि यूनियन टेरिटरी में जिस तरीके से सफलतापूर्वक बिना किसी हिंसा के चुनाव हुए और जम्मू कश्मीर जो है ग्रोथ की तरफ अग्रसर था, विकास हो रहा था, शांति थी, उसको भंग करने के लिए ये अटेम्प्ट किया गया है। और भारत सरकार के पास इस बात की जानकारी है कि ये जो अटैक हुआ है उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है, इसकी वजह से हम इतने सारे एक्शन ले रहे हैं। रही बात सैन्य कार्रवाई की, वो जरूर होगी, इसमें किसी भी देशवासी को संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की जब प्लानिंग होती है तो उसमें सेना के जवान इन्वॉल्व होते हैं। रविकांत, में जरा सा आपको रोक के दर्शकों को बताऊं कि आप देखिए नरेंद्र मोदी का जो ये स्टैंड है सिंधु जल समझौते को रद्द करने का, आप इसकी इंटेंसिटी समझिए, इसकी गंभीरता को समझिए। यह समझौता सितंबर के महीने में 1960 में, जवाहरलाल नेहरू तब प्रधानमंत्री थे, तब यह समझौता पाकिस्तान के साथ हुआ था 1960 में। 1960 से लेकर हम 2025 में आ गए, अभी तक किसी प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के इतना बवाल मचाने के बावजूद इस समझौते को रद्द नहीं किया। यह बहुत कठोर एक्शन है सिंधु जल समझौता रद्द करना, और इसके लिए बड़ा, आप कहते हैं ना, विल पावर चाहिए, राजनीतिक विल चाहिए, जो नरेंद्र मोदी ने दिखाया है कि हो गया, अब और नहीं। तो पाकिस्तान को
यह मैसेज दिया गया है कि तुमको बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहां की पब्लिक को मैसेज दिया गया क्योंकि 80% वहां की खेती, जल संसाधन, बिजली उत्पादन वगैरह 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 सब सिंधु नदी के पानी पर निर्भर है। तो पाकिस्तान की पब्लिक को मैसेज दे दिया गया है कि सॉरी, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारे यहां के हुक्मरान समझने को तैयार नहीं है। हम तुम्हारी जान की कीमत रखते हैं, लेकिन तुम्हारे यहां के लोगों को हमारे यहां के लोगों के जान की कीमत नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं? यही करना पड़ेगा। तो डिप्लोमेटिक लेवल पर मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा और स्ट्रांग कदम हो सकता था वो नरेंद्र मोदी सरकार ने उठा दिया। ये बहुत बड़ा, क्योंकि अभी पाकिस्तान रोते हुए वर्ल्ड कम्युनिटी में दौड़ा दौड़ा जाएगा कि भाई देखिए, ये तो पानी रोक दिया, अब हम क्या करेंगे। तो ये बहुत बड़ा कदम है जो नरेंद्र मोदी ने सोच समझ कर उठाया। रविकांत, पाकिस्तान के खिलाफ डिप्लोमेटिक लेवल पर मुझे लगता है ये जो सबसे बड़ा कदम हो सकता था ये नरेंद्र मोदी ने उठा लिया, और इसके लिए भयंकर विल पावर चाहिए, पॉलिटिकल विल चाहिए, क्योंकि दुनिया का प्रेशर आएगा कि भाई आप क्या कर रहे हैं, वहां लोग बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन मोदी सरकार ने यह ले लिया फैसला। बिल्कुल बिल्कुल निस्संदेह, इसमें कोई शक नहीं है कि इतना बड़ा एक्शन डिप्लोमेटिक लेवल पर अभी तक जितने भी एक्ट पाकिस्तान की तरफ से किए गए किसी सरकार ने नहीं लिया, जो इस वक्त की मौजूदा सरकार ने लिया है। और इसका असर जो है पाकिस्तान पर बहुत जल्द पड़ने वाला है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहां भी यूएन में अगर पाकिस्तान जाता है तो वहां पर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको बेनकाब करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ एक लंबा चौड़ा डोजियर जो है वो भारत सरकार का गृह मंत्रालय ऑलरेडी तैयार कर चुका है। वो बताया जाएगा कि जो 1993 बम ब्लास्ट का हमलावर हो, कितने आतंकी जो है पाकिस्तान के पास इस वक्त हैं, उसकी पनाहगाह में है। और ये जो एक्शन लिया गया है इस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को सपोर्ट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर देखिए जब से ये घटना हुई है अलग अलग कंट्रीज के जो प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो सहानुभूति जो है वो पूरी तरीके से भारत के पक्ष में है, क्योंकि आपने उन लोगों को मारा है जिनका कोई कसूर नहीं, वो टूरिस्ट थे, वो घूमने के लिए गए, आप उनसे धर्म पूछेंगे, उनसे पूछे और गोली मार देंगे। इस तरीके का एक्शन जो है स्वीकार नहीं है इस सरकार को, इसीलिए इतने कड़े मेजर्स जो है वो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में लिए गए। ठीक है रविकांत और हिमांशु, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद सारी जानकारियों के लिए। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी 2.5 घंटे की मीटिंग और उसमें पाकिस्तान की हालत खराब कर देने वाले कई बड़े फैसले। अब सर्वदलीय बैठक कल, जिसमें अमित शाह भी होंगे। बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवालों से कि सिर्फ राजनाथ सिंह नहीं बल्कि अमित शाह को भी जिम्मेदारी दी गई है कि आप दोनों लोग जाइए और देश के हर राजनीतिक दल को समझाइए कि हम क्या फैसला ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं और क्यों पाकिस्तान का इसमें साफ साफ हाथ दिख रहा है। देखिए, पाकिस्तान को भी पता है कि मोदी किसी हाल में उसे छोड़ेंगे तो नहीं, और इस डिप्लोमेटिक कदम से उसको पता लग गया होगा कि आप सोचिए सैन्य कार्रवाई कितनी भयंकर होने वाली, क्योंकि यह कांग्रेस का दौर नहीं है कि कोई हमला करके चला जाए और सरकार कुछ ना करे। यह मोदी है, जैसे उरी का बदला लिया, जैसे पुलवामा का बदला लिया, वैसे ही पहलगाम का भी बदला लिया जाएगा, क्योंकि पहलगाम में जो हुआ वो नरसंहार था। आज भी ऐसे ऐसे वीडियो आए हैं जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। आप आतंकी हमले का नया वीडियो देखिए जिसमें एक महिला कह रही है कि उसके पति और बच्चे को मार दिया, उसे भी मार दो। सुनिए जरा वहां क्या हुआ, एक नया वीडियो आया, देखिए जरा। अभी मेरे हिसाब से 10 जगह से राउंड फायरिंग हो गई, 10 जाने के ऊपर हो गए। बैठो 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 आराम से बैठो। फायरिंग कर रहे हैं वो लोग। हाँ, फायरिंग कर रहे हैं। चोट है मेरे बाजू में, बगल में था। क्या ब्लड कहीं लगा चोट के बेटा? अच्छा ठीक ठीक बैठो, मैं पट्टी करता हूँ आपको। अरे नहीं 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 नहीं, हम लोग, अरे हम लोग फौज हैं, हम लोग, बैठो बैठो, हम लोग फौज हैं, बैठो बैठो। मेरे बच्चे को अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे। आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, बैठो 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 बैठो, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। हम इंडियन आर्मी हैं, बैठो। ये इंडियन आर्मी है। आप लोग कहाँ से आए हो? कहाँ से आए आप लोग? आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे। थोड़ा बताइए हुआ, थोड़ा बताइए हुआ। पति को मार दिया? नहीं नहीं बेटा शांत रहो, लो पानी पियो, पानी पियो। कहाँ से आए लोग? हैदराबाद से। अरे साथ में आपके हैदराबाद के हैं। मैं हैदराबाद से। बॉस, ये एक वीडियो नहीं है,
पहलगाम आतंकी हमले के ऐसे कई वीडियो हैं जो बहुत खौफनाक हैं। पहलगाम में खोज खोज के, चुन चुन के नाम और धर्म पूछ के आतंकियों ने लोगों को मारा, और अब इसका बदला नहीं लेंगे तो किसका लेंगे। इसी वजह से पीएम मोदी भयंकर गुस्से में। नेवी अधिकारी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, जिनकी हत्या कर दी गई, उनकी बहन ने, सुनिए, खुद बताया है कि कैसे धर्म देखकर पूछकर मारी गई 3 गोलियां उन्हें। उसको बोला वो मुसलमान नहीं है, उसको गोली मार दी, 3 मारी। कोई नहीं आया वहाँ पे 1.5 घंटा, वो जिंदा था तब तक, कोई नहीं आया वहाँ पे। अगर कोई हेल्प होती, आर्मी होती तो फिर वो बच सकता था, कोई नहीं आया वहाँ पे। कोई जस्टिस मिलेगा। आई वांट देम डेड। जिन्होंने मेरे भाई को मारा मुझे वो डेड चाहिए, वो मरेगा। पहलगाम आतंकी हमला आतंकियों की बौखलाहट का सबसे बड़ा सबूत है। जिस तरह से मोदी सरकार ने कश्मीर में आतंकियों के समर्थकों की दुकानें बंद कर दी, पत्थरबाजी खत्म कर दी, अलगाववादी समूहों को बिखेर कर रख दिया, उससे आतंकी बुरी तरह बौखलाए हुए। और शायद यही वजह है कि पहलगाम आतंकी हमले में आतंकियों ने सीधे पीएम मोदी का नाम लिया। आतंकी हमले में जो पीड़ित बच गए हैं, उनके बयान के मुताबिक आतंकी ने कर्नाटक के मंजुनाथ राव को गोली मारी और उनकी पत्नी को कहा कि तुमको छोड़ रहे हैं, जाओ मोदी को बता देना। इसी तरह पुणे की एक फैमिली ने बताया कि आतंकियों ने उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करने के लिए कोसा और परिवार के सदस्यों को गोली मार दी। आज अमित शाह ने अपना हेलीकॉप्टर उस जगह उतरवा दिया जहां कल आतंकी हमला हुआ। गृह मंत्री अमित शाह आतंकी हमले वाली जगह पर गए। आप देखिए, वहां पूरा मुआयना किया, अधिकारियों से बातचीत की, एक एक डिटेल ली। ये तस्वीरें भी पाकिस्तान को मैसेज थी कि अमित शाह का खुद वहां जाना, यह पाकिस्तान को मैसेज था कि भारत इस मामले को कितनी गंभीरता से ले रहा है। यह सब इसलिए भी हैरान करने वाला है क्योंकि इस देश में ऐसे भी गृह मंत्री दिखे हैं जो आतंकी हमले के बाद बार बार कपड़े बदलने में बिजी रहा करते थे कांग्रेस के जमाने में। दूसरी तरफ अमित शाह जैसे भी गृह मंत्री हैं जो कल आतंकी हमला होने के कुछ ही घंटे के अंदर श्रीनगर पहुंच गए और आज दिन में आतंकी हमले वाली जगह पर चले गए। अमित शाह उस जगह पर गए जहां कल आतंकी गोलियां बरसा रहे थे। आतंकियों का यही मकसद था कि वो घाटी को खौफ से भर दें, लेकिन अमित शाह ने वहां पहुंचकर आतंकियों को बता दिया कि हिसाब तो सबका होगा, कोई बचेगा नहीं। अमित शाह के सामने पीड़ित परिवार फूट फूट कर रो रहे थे। अमित शाह किसी के कंधे पर हाथ रखकर उसे हिम्मत दे रहे थे, किसी के आंसू पोंछ रहे थे। आप देखिए क्या क्या तस्वीरें आई हैं वहां से। छोटे छोटे बच्चे अपने परिवार के सदस्यों की तरह अमित शाह ने उन्हें हिम्मत दी। शायद वो कहना चाह रहे थे कि जो भी हुआ, गृह मंत्री होने के नाते वो जिम्मेदारी खुद पर लेते हैं और इसका हिसाब किया जाएगा। अमित शाह ने आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी, जो घायल हैं अस्पताल जाकर उनका हालचाल पूछा। इधर सरकार की अपनी तैयारी है, उधर सेना का ग्राउंड पर एक्शन चल रहा है। सेना किस तरह से प्लान बनाकर काम कर रही है, 4 बड़े एक्शन के बारे में भी आपको बताता हूं जो अब तक लिए गए। कुलगाम में टीआरएफ के कमांडर की घेराबंदी की गई है, जहां 3-4 आतंकियों को घेर लिया गया है। टीआरएफ ने ही पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली। आज ही दिन में सेना ने एलओसी क्रॉस करने की कोशिश कर रहे 2 आतंकियों को मार गिराया। पहलगाम हमले के बाद सेना ने कश्मीर में 1600 संदिग्ध लोगों को भी डिटेन किया है, इनसे पूछताछ हो रही है। पूरे कश्मीर में सीनियर अधिकारियों को डिप्लॉय कर दिया गया है, अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। पहलगाम के जंगलों में इस हमले को अंजाम देने वाले आतंकवादियों का सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि यह पहलगाम में अटैक करने वाले 4 आतंकवादियों की तस्वीर है। कहा जा रहा है कि इन चारों आतंकवादियों ने ही पर्यटकों से उनका धर्म पूछकर गोलियां मारी। ये वो 4 आतंकियों की तस्वीर है। हालांकि अभी सेना या सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से आधिकारिक तौर पर आतंकवादियों की कोई तस्वीर जारी नहीं की गई है। अभी तक सिर्फ 3 संदिग्ध आतंकियों के स्केच जारी किए गए हैं। ये स्केच चश्मदीदों की मदद से बनाए गए हैं। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने बताया कि इस हमले में कम से कम 5 आतंकवादी शामिल थे, जिसमें 3 पाकिस्तानी आतंकवादी हैं जिनके नाम आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादियों पर 20 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया है। इस बीच पाकिस्तान से एक बड़ी खबर आ रही है, आपको पहले वो भी बता दूं। मोदी के बड़े एक्शन से पाकिस्तान घुटनों पर आ गया है, गिड़गिड़ा रहा है। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी का बयान आ गया है और पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के किसानों को बड़ा नुकसान होगा।
मोदी सिंधु जल समझौता रद्द नहीं कर सकते, पाकिस्तान रो रहा है। मैंने आपको अब से थोड़ी देर पहले कहा था कि नरेंद्र मोदी सरकार ने वो पॉलिटिकल विल दिखाया है जो उनके पहले कोई प्रधानमंत्री इस देश का नहीं दिखा सका। सिंधु जल समझौता रद्द करना नरेंद्र मोदी का डिप्लोमेटिक लेवल पे सबसे बड़ा कदम। और मैंने आपको कहा था कि पाकिस्तान देखिएगा छाती पीटेगा, रोता रोता वर्ल्ड कम्युनिटी में जाएगा कि मोदी बर्बाद कर रहे हैं पाकिस्तान को, लोग मर जाएंगे, हाय तौबा। और वही हो रहा है। पाठशाला में जो बोला उसके 5 मिनट के अंदर देखिए पाकिस्तान का रिएक्शन आ गया। फवाद चौधरी रो रहे हैं कि पाकिस्तान का किसान मर जाएगा। भाई, हमारे यहां का जवान मारता है, तुम्हारा आतंकी तुमको नहीं दिखता? हमारे यहां के मासूम लोगों को मारता है धर्म पूछ के, तुम्हारा आतंकी तुमको नहीं दिखता? इतने साल समझाया और अब पाकिस्तान के किसानों को बड़ा नुकसान होगा, यह तुमको दिख रहा है? जब आतंक की खेती करते हो तो जो बाकी फसलें उगती हैं उनके बारे में सोचना छोड़ दो। यानी पाकिस्तान में हाहाकार मच चुका है। बिना एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक अभी किए, आगे होगा सैन्य कार्रवाई, ये याद रखिएगा, लेकिन बिना कोई सैन्य कार्रवाई के पाकिस्तान को घुटनों पर लाने का नरेंद्र मोदी ने काम कर दिया है, भारत ने काम कर दिया है। तो ये पहला रिएक्शन पाकिस्तान से आया है। इसके बारे में डिटेल से आगे जो रिएक्शन आएगा वो भी बताऊं। और यही वो फवाद चौधरी हैं, ये भी याद दिला दूं, ये भाई साहब बहुत बड़बोले किस्म के आदमी हैं। ये फवाद चौधरी ये दिन में बोल रहे थे कि पाकिस्तान ने कोई चूड़ी नहीं पहनी हुई। आगे हिसाब क्लियर हो गया। खैर, आतंकी हमले की जांच के लिए एनआईए की टीम भी पहलगाम पहुंच गई है। ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर एनआईए की टीम ने अहम सबूत इकट्ठा किए। इस दौरान पूरे इलाके को सील कर दिया गया। एनआईए इन्वेस्टिगेशन के दौरान चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात नजर आए। हेलीकॉप्टर से लगातार निगरानी की जाती है। ग्राउंड जीरो पर आतंकी हमले के निशान अभी भी जगह जगह दिखाई दे रहे हैं। जो लोग खाना खा रहे थे आतंकी हमले के बाद खाना छोड़कर भाग खड़े हुए थे, आप तस्वीरें देखिए। यह पूरा वही इलाका है जो हमले के बाद आए वीडियो में दिखाई दे रहा था। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इसलिए किसी भी सामान को यहां से हटाया नहीं गया है। हमारे सहयोगी सोहेल ग्राउंड जीरो पर थे, जरा उनकी एक रिपोर्ट देखिए कि वैसा कैसा खौफनाक मंजर वहां पर था जब यह हमला हुआ। पहलगाम आतंकी हमले की जांच करने के लिए एनआईए की टीम बाइसरन वैली में पहुंच गई है। ये देखिए एनआईए की टीम, और ये वो जगह है जहां पर ये आतंकी हमला हुआ था। ये देखिए, ये यहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए थे, जो कि स्थानीय लोग हैं उनकी ये तमाम के तरह के स्टॉल्स यहाँ पे लगे हुए थे। और देखिए यहाँ पर जो कुछ खाने पीने की चीजें हैं, किसी का टिफिन था, उसे खाना खाना था और वो टिफिन भी जो है यहीं पड़ा हुआ है। इसी तरह से ये पूरा एरिया जो है इसे फिलहाल सुरक्षा बलों की ओर से सैनिटाइज किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस की जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम है वो लगातार इस एरिया में बनी हुई है और इससे खंगालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस तरह के संकेत लगातार इस तरह के इनपुट्स आ रहे हैं कि यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं पर वो आतंकवादी छुपे बैठे हो सकते हैं। ऐसे में आप देखिए, लेकिन ये तो जो ग्राउंड पे चल रहा है, ग्राउंड जीरो पर, वो आपको दिखा रहा हूं। अभी पाकिस्तान की जमीन तो आधी ही ली है जो डिप्लोमेटिक एक्शन हुआ उससे, अभी सैन्य एक्शन तो बचा हुआ है। अब आपको बताता हूं कि भारत पाकिस्तान पर क्या मिलिट्री एक्शन कर सकता है, और यह इसलिए भी संभव है क्योंकि दुनिया इस वक्त मोदी के साथ खड़ी हो गई है। पूरी दुनिया इस वक्त नरेंद्र मोदी और भारत के साथ है। उन्हें पता है कि मोदी जो फैसला करेंगे वो ठीक फैसला करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने तो पीएम मोदी को आतंकी हमले के बाद फोन किया। फोन करके ट्रंप ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुट हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि क्रूर अपराध का कोई औचित्य नहीं, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजरायल आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने आतंकवाद से पूरी ताकत से लड़ने की बात कही है। यानी दुनिया इस वक्त नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी है। और अब नरेंद्र मोदी जानते हैं कि पाकिस्तान को ठोकना है तो पाकिस्तान कहां दौड़कर जाएगा, क्योंकि जिधर दौड़कर जाएगा वहां किसी को नहीं पाएगा, क्योंकि कोई आतंकवाद के साथ खड़ा नहीं है। लेकिन भारत क्या सैन्य कार्रवाई कर सकता है, पाकिस्तान पे क्या मिलिट्री एक्शन हो सकता है, अब इसका चल। भारत ने डिप्लोमेटिक एक्शन तो ले लिया है, लेकिन मिलिट्री एक्शन कैसे होगा, यह सोचकर ही पाकिस्तान खौफ में जी रहा है। दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद से लेकर पाकिस्तानी सेना प्रमुख मुनीर तक की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक सुर में कह रहे हैं, देश को भरोसा दिला रहे हैं
कि पहलगाम आतंकी हमले का ऐसा बदला लिया जाएगा जिसे आतंक को पालने पोसने वाले कभी नहीं भूल पाएंगे। इस ऐलान की धमक से पाकिस्तान की घिघी बंधी हुई है। पाकिस्तान को भारत की तरफ से जवाबी एक्शन का डर कल रात से सता रहा है। भारत के जवाबी हमले से डरे पाकिस्तान ने बॉर्डर के पास एयरफोर्स की एक्टिविटी बढ़ा दी, क्योंकि पाकिस्तान अच्छी तरह जानता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाला नया भारत दुश्मनों को घर में घुसकर ठोक देना, मार देना जानता है। और पाकिस्तान यह नहीं भूला होगा कि पहले साल 2016 में उरी आतंकी हमले के बाद भारत ने कैसे पाकिस्तान की सीमा में 3 किलोमीटर अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की, जिसमें 50 से ज्यादा आतंकी मारे गए, 9 पाकिस्तानी सैनिक ढेर हुए। भारतीय जवानों ने आतंकियों के ठिकानों को तहस नहस कर दिया था और भारत की कोई कैजुअलिटी नहीं हुई थी। भारत के सारे सैनिक सही सलामत वापस लौटे थे। इसके बाद साल 2019 में पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने उसकी सीमा में घुसकर एयर स्ट्राइक कर दी थी। इंडियन एयरफोर्स ने, फाइटर जेट्स ने बालाकोट में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप और आतंकियों के कई लॉन्च पैड्स को बमबारी में ध्वस्त कर दिया था। इस एयर स्ट्राइक में 300 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। इसलिए पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान खौफ में। पाकिस्तान को डर सता रहा है कि इस बार कहीं भारत सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से भी आगे बढ़ ना जाए और पीओके वापस हासिल करने के लिए बड़ा हमला ना बोल दे, कहीं पाकिस्तान का मैप ना बदल दे। क्योंकि पहलगाम का बदला लेने के लिए भारत के पास डिप्लोमेटिक एक्शन के अलावा मिलिट्री एक्शन में 3 बड़े विकल्प मौजूद हैं। पहला ऑप्शन सर्जिकल स्ट्राइक का अभी भी मौजूद है, दूसरा ऑप्शन एयर स्ट्राइक का मौजूद है और तीसरा ऑप्शन जो है वो है स्पेशल ऑपरेशन। रूस भी यूक्रेन पर हमले को स्पेशल ऑपरेशन ही बताता है। एक बात तो साफ है कि भारत की तरफ से किसी भी वक्त हमले के डर से पाकिस्तान सरकार और वहां के लोगों की नींद उड़ी हुई। पाकिस्तान के बड़े शहरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। भारत से सटे बॉर्डर वाले इलाकों में बने पाकिस्तानी एयरबेस में एक्टिविटी तेज कर दी गई है। कई सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भारत की सीमा के आसपास बने अपने मिलिट्री बेस में सेना और एयरबेस में एयरक्राफ्ट की तैनाती बढ़ा दी। सोशल मीडिया पर फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइट रडार 24 के कई स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं, जिनमें पाकिस्तान एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट कराची में मौजूद दक्षिणी एयर कमांड से लाहौर और रावलपिंडी के पास मौजूद उत्तरी एयर कमांड के लिए उड़ान भरते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक पोस्ट में पाकिस्तान एयरफोर्स 189 कराची से लाहौर की ओर जाता दिख रहा है। यह पाकिस्तानी एयरफोर्स का एक लॉकेट C-130 हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। वहीं दूसरी तरफ वायरल पोस्ट में PAF 101 भी कराची से लाहौर की तरफ उड़ान भरता दिख रहा है। यह पाकिस्तानी एयरफोर्स का एक छोटा एम्ब्रेयर फिनोम 100 जेट है, जिसका इस्तेमाल अक्सर VIP मूवमेंट या खुफिया ऑपरेशन के लिए किया जाता है। पाकिस्तान के उत्तरी इलाके में मौजूद लाहौर और रावलपिंडी के ये एयरबेस भारतीय सीमाओं के सबसे करीब है। रावलपिंडी में पाकिस्तानी एयरफोर्स का बेस नूर खान है, जो पाकिस्तान के प्रमुख ऑपरेशनल बेस में से एक है। भारत पाकिस्तान से किस तरह बदला लेगा, इसके लिए पाकिस्तान में भारत के 3 हथियारों की बड़ी चर्चा चल रही है। इसमें पहला हथियार है फाइटर जेट राफेल, जो नरेंद्र मोदी सरकार ने खरीदा था। राफेल ये दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर जेट में से एक है। ये 2222 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़कर पाकिस्तान में तबाही मचा सकता है। इसके अलावा इसमें लंबी दूरी की स्कैल्प मिसाइल्स को फायर किया जा सकता है। ये मिसाइल्स करीब 300 किलोमीटर दूर जमीन पर मौजूद किसी भी टारगेट को तबाह कर सकती है। इतना ही नहीं, भारत के पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइल सिस्टम S-400 भी है। रूस का यह मिसाइल सिस्टम 400 किलोमीटर की दूरी के टारगेट को 5 से 10 मिनट में पूरी तरह बर्बाद कर सकता है। खास बात यह है कि पाकिस्तान के पास इस मिसाइल को रोकने वाला एंटी मिसाइल सिस्टम ही नहीं है, और रूस से जो S-400 भारत ने खरीदा है उसमें से ज्यादातर S-400 इस वक्त पाकिस्तान के बॉर्डर पर ही तैनात है। पाकिस्तान इस बात को अच्छी तरह जानता है कि यह नया भारत है और इसमें पीएम मोदी पाकिस्तान से पहलगाम का बदला लेकर आएंगे। पिछले 24 घंटे से वहां की मीडिया और डिफेंस एक्सपर्ट इस खौफ में जी रहे हैं कि भारत कुछ भी कर देगा। पाकिस्तान के डर की वजह से कल रात से भारत के बॉर्डर के पास पाकिस्तानी आर्मी और एयरफोर्स की हलचल अचानक बढ़ गई, जबकि आज पाकिस्तान के तीनों सेना प्रमुखों ने बंद कमरे में एक बैठक की। खबर है कि इस बैठक में पाकिस्तानी आर्मी के चीफ असीम मुनीर ने पाक एयर चीफ और पाक नेवल चीफ के साथ भारत की तरफ से होने वाले एक्शन पर चर्चा की। क्योंकि बॉर्डर पर सेना और एयरफोर्स की तैनाती बढ़ा रहा पाकिस्तान यह भी जानता है कि पीएम मोदी भारतीय सेना को ऐसे ऐसे घातक हथियारों से लैस कर चुके हैं जिनका मुकाबला उसके लिए आसान नहीं होगा। 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान पाकिस्तान ने अमेरिका से मिले F-16 फाइटर जेट की मदद से जवाबी कार्रवाई की कोशिश की।
लेकिन 2019 से अब तक पीएम मोदी भारत की मिलिट्री पावर को कई गुना ज्यादा मजबूत कर चुके हैं। भारत के पास अब फ्रांस से मिले राफेल फाइटर जेट्स हैं। इसके अलावा भारत के पास रूस से मिला S-400 जैसा अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है जो किसी भी हवाई हमले को नाकाम करने का दम रखता है। पाकिस्तान को लग रहा है कि भारत अगर पूरी ताकत से पाकिस्तान पर वार करेगा तो पलटवार करना उसके बूते से बाहर की बात होगी, और यह बात पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया जानती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी जानते हैं कि पीएम मोदी बिना किसी की मदद के अपने दुश्मनों से निपटना जानते हैं। पीएम मोदी पर दिया ट्रंप का वो बयान आपको याद दिलाता हूं जो पाकिस्तान का तनाव, बीपी सब बढ़ा देगा। But we had a couple of occasions where somebody was threatening India. I said, let me help. I'm very good with those people. Let me help. I will do it. I will do it. Then I will do anything necessary. We've defeated them for hundreds of years. यह है नरेंद्र मोदी, दुनिया का सबसे ताकतवर देश कहा जाता है अमेरिका। वो कह रहा मदद कर दो, उन्होंने कहा हेलो हम देख लेंगे, किसी की जरूरत नहीं है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तान क्यों खौफ में है, इसकी वजह भी साफ है। क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले में जो पाकिस्तानी आतंकी शामिल थे उन्होंने हमले के दौरान बॉडी कैम का इस्तेमाल किया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या आतंकी पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं पीएम शहबाज शरीफ, पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के चीफ असीम मलिक को इस हमले का लाइव टेलीकास्ट दिखा रहे थे, या फिर हमले के दौरान रिकॉर्ड किए गए वीडियो के जरिए भारत के खिलाफ नया प्रोपेगेंडा फैलाने की साजिश तैयार की गई। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी डिफेंस एक्सपर्ट्स के हवाले से दावा किया जा रहा है कि जिस वक्त पहलगाम में आतंकियों ने हमला किया, ठीक उसी वक्त आईएसआई के चीफ ने अपने अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि पहलगाम हमले की साजिश आईएसआई ने इसलिए रची ताकि भारत पलटवार करे और दोनों देशों के बीच तनातनी बढ़ जाए। इसका मकसद अपने लोगों के बीच पाकिस्तानी आर्मी की खोई हुई साख को वापस लाना है, क्योंकि हाल के दिनों में बलोच आर्मी और तहरीके तालिबान के ताबड़तोड़ हमलों ने पाकिस्तानी आर्मी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तानी आर्मी की साख दांव पर है। अपने ही देश में पाक आर्मी की किरकिरी हो रही है और आईएसआई की इस साजिश में पाकिस्तानी आर्मी भी बराबर की हिस्सेदार नजर आ रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही पाकिस्तानी आर्मी के चीफ असीम मुनीर ने एक तरह से आतंकियों को कश्मीर पर हमले के ग्रीन सिग्नल दिए थे। कश्मीर को पाकिस्तान के गले की नस बताया था। सुनिए उनका वो बयान। Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it. And we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. कश्मीर को लेकर असीम मुनीर के इरादे देखकर एक बात क्लियर है कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ वो बिना पाकिस्तानी फौज की मदद के असंभव है। आपको इस आतंकी हमले के पीछे 3 चेहरों को भी ध्यान से देखना चाहिए। इस आतंकी हमले का पहला किरदार खुद पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर ही बताया जा रहा है। इसमें दूसरा किरदार आतंकी हाफिज सईद है जो लश्कर तैयबा का चीफ है, और तीसरा रोल आतंकी सैफुल्ला कसूरी का है जो लश्कर का कमांडर है। इसी ने पहलगाम अटैक की पूरी प्लानिंग की थी, इसी सैफुल्ला ने, यह कहा जा रहा है। आपको याद होगा कि अक्टूबर 2018 में असीम मुनीर को प्रमोशन देकर आईएसआई का चीफ बनाया गया था। इसके बाद फरवरी 2019 में भारत में पुलवामा अटैक हुआ था। 2022 में आर्मी चीफ बनने के बाद असीम मुनीर ने लश्कर तैयबा के हेड आतंकी हाफिज सईद को जेल से बाहर निकालने में मदद की। इसके अलावा मुनीर ने जैश ए मोहम्मद के चीफ आतंकी मसूद अजहर को सुरक्षा देने के लिए सरकारी निगरानी का भी इंतजाम किया था। आतंकियों के साथ असीम मुनीर की दोस्ती की कीमत पूरे पाकिस्तान ने चुकाई थी और इस बार फिर से वही माहौल बन रहा है।